नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक चल रहा था सिंचाई, और उसमें अपन ने सिंचाई का सामान्य परिचय और परिभाषा कर लिया था। उसके बाद में सिंचाई के उद्देश्य कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 था सिंचाई कब करें, यानी शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन था। इसके जो है 2 आधार दे रखे थे, वो 2 आधार के बारे में थोड़ा सा परिचय हुआ था। आज उनको डिटेल से करते हैं, यानी कि अपना थर्ड पॉइंट जो था, पॉइंट नंबर इस चैप्टर का थर्ड, सिंचाई कब करें, इसको शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। सिंचाई कब करें, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, ये वाला पॉइंट कर रहे थे। और इसके 2 आधार, यानी कि समय का निर्धारण करने के लिए 2 आधार बताए थे आपको। आज उनको डिटेल से करते हैं। इसका जो है नंबर 1 पे जो आधार था, पौधों के आधार पर, यानी कि फसलों में सिंचाई का निर्धारण पौधों के आधार पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। कल की थी इस पे चर्चा, आज डिटेल से करते हैं। तो इसके आधार पे, पौधों के आधार पे जो है, फिर से इसको 4 भागों में बांट रखा था। नंबर 1 पे था पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर। पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर इसमें क्या करते हैं, लगातार जो है 2-3 दिन तक सुबह और शाम के समय खेत का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और यदि सुबह और शाम के समय पौधे 2-3 दिन तक लगातार मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब उनमें सिंचाई की आवश्यकता है और सिंचाई करना आवश्यक है। यानी कि ये वाला जो आधार है, सामान्य आधार है पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर। तो इसमें पौधे की जो बाहरी स्थिति है उसको देखकर पता लगाते हैं। जैसे उसमें जल की कमी होगी तो पत्तियां जो है वो सिकुड़ने लग जाएगी, मुरझाने लग जाएगी। और यदि ऐसा सुबह और शाम के समय होता है तो इसका मतलब उस फसल में सिंचाई की आवश्यकता है, हमको सिंचाई करनी है। उसके बाद में इसका नंबर 2 पे है पौधों की पत्तियों में जल विभव या जल की मात्रा माप करें। पौधों की पत्तियों में जल विभव या जल की मात्रा मापकर जो है सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। तो इसके आधार पर इसमें क्या करते हैं, जब भी पौधों की पत्तियों में जो जल की मात्रा है या जो जल विभव है उसको मापकर सिंचाई का निर्धारण करते हैं। जैसे उसमें जल की मात्रा कम होती है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि इस वाले पॉइंट को यदि एक सिद्धांत के रूप में काम में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, और सिंचाई का जो समय का निर्धारण होता है वो सही होता है। उसके बाद में इसका नंबर 3 पॉइंट था पत्तियों का
तापमान मापकर पत्तियों का तापमान मापकर, तो इसके आधार पे क्या करते हैं विद्यार्थियों, सामान्य सी बात है, यदि पौधे में जल की मात्रा कम होती है तो चाहे मृदा में नमी की मात्रा कम हो, चाहे पौधे में जल की मात्रा कम हो, जैसे जैसे मात्रा कम होती है तो उनका तापमान बढ़ने लग जाता है। पत्तियों का तापमान भी बढ़ता है और मृदा का भी तापमान बढ़ता है। अब पौधों का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो पौधे के पर्णरंध्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, जैसे जल की कमी होती है पौधों में, तो पौधे के जो पर्णरंध्र है या स्टोमेटा है वो या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। पौधे के जो स्टोमेटा है, पर्णरंध्र है, वो जल की कमी होते ही या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। जैसे ही पर्णरंध्र बंद होते हैं तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो नहीं होगी, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पौधे का तापमान बढ़ जाएगा। अब पौधे का जो तापमान बढ़ता है उसको मापने का एक उपकरण आता है, जैसे मानव में तापमान मापने का उपकरण तापमापी या थर्मामीटर होता है, वैसे ही पौधों की पत्तियों का तापमान मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसका नाम है इंफ्रारेड थर्मामीटर। यानी कि मानव में जो काम में लेते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं, और पौधों की पत्तियों का तापमान मापने वाला जो भी उपकरण है उसका नाम क्या है? इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्या नाम है? इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो इस इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पौधों की पत्तियों का तापमान माप लेते हैं। यदि तापमान बढ़ा हुआ होता है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता है। उसके बाद में इसका पॉइंट नंबर 4 करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4 है, यानी कि डी पॉइंट है, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर इस पॉइंट को समझने के लिए, यानी कि फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं को समझने के लिए जो है, सबसे पहले ये जो क्रांतिक अवस्था है इनको क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। क्रांतिक अवस्था या फिर इनको क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। होती क्या है, एक सामान्य सी बात करें तो पता ही है कि क्रिटिकल स्टेज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जब बीमार होता है तो उसके बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है, तो ऐसे बोल देते हैं कि वो क्रिटिकल स्टेज में, मतलब बहुत ज्यादा बीमार है। तो इसका जो मीन्स है वो भी सेम यहाँ पे यही है। क्रिटिकल का मतलब है कि अवस्था जो है पौधों की वो बहुत खराब है, इस अवस्था पे पानी देना अति आवश्यक है। इस अवस्था पर पानी देना अति आवश्यक है। यदि पौधों में इस अवस्था पर पानी नहीं दिया गया तो फिर पौधे जल जाते हैं या मुरझाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले क्रांतिक अवस्थाओं की परिभाषा है। क्रांतिक अवस्था बोलते किसको है? तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि फसलों में ऐसी अवस्था या ऐसा बिंदु जिस पर पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस बिंदु को या उस अवस्था को क्या बोलते हैं? क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पौधों की ऐसी अवस्था या बिंदु जिस पर
जल की या सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस बिंदु या अवस्था को क्या नाम दे रखा है? क्रांतिक अवस्था या फिर क्रिटिकल स्टेज। अब जो है ये जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो फसलों के अनुसार अलग अलग होती है, यानी कि हर फसल की जो क्रांतिक अवस्था है वो अलग अलग होती है। इसमें जो चैप्टर में फसलें दे रखी है उनकी क्रांतिक अवस्थाएं जो है उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो इसी पॉइंट का जो है क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पे, तो इसमें आगे विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं दे रखी है। विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। यानी कि जो अलग अलग फसलें हैं उनकी क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ेंगे। अब आपकी बुक में 12th क्लास के इस चैप्टर में जो दे रखी हैं वो फसलें हैं, उनको मैं पहले एक सिंबल के रूप में शो कर रहा हूं, फिर उनके नाम लिखूंगा ताकि लर्न करने में, याद करने में आपको आसानी हो। ऐसा एकदम सिंपल सा तरीका है, इनको ऐसे क्रम में बताऊंगा आपको कि वो इजीली याद हो जाए। इसको जो है सबसे पहले यहां पे फसलों का नाम, और इस तरफ है क्रांतिक अवस्थाएं। दो कॉलम हो गए इसके। एक तरफ जो है वो फसलों का नाम है और उनकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है वो इस तरफ आएगी। नंबर 1 पे जो है वो सिंबल ले रहा हूं मैं W, फिर लूंगा S, फिर C, फिर P। W S C P, फिर ले रहा हूं G M L, उसके बाद में P M B और लास्ट में G और T। इनके जो है मैं ग्रुप बना रहा हूं। इसको जो है W को अकेला रखेंगे, S C और P को, तीन को साथ में रखेंगे। इसके बाद में यहां से लेके और B तक साथ में रखेंगे और लास्ट में जो GP है इनको दो को लास्ट में रखेंगे। यानी कि ये जो फसलें हैं उनकी जो क्रांतिक अवस्था है इनको मैंने क्रम में कर दिया है। सबसे पहले नंबर 1 पे जो है W का मतलब है वीट या फिर गेहूं। मैंने जो है ये जो वर्ड इधर लिए हैं वो सारे ये जो फसलों के अंग्रेजी के नाम हैं उनका पहला वर्ड जो है वो काम में लिया है। यानी कि जैसे गेहूं जो है उसका वीट बोलते हैं, तो मैंने W काम में ली। अब इसकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है इनको पहले जो है समझने के लिए इधर ध्यान देना। पहले W S C P, उसके बाद में G M L P M V और लास्ट में G T। G T जो है वो लास्ट में। अब इनको मैंने क्रम में इस वजह से किया है कि जो गेहूं है इसकी सबसे ज्यादा क्रांतिक अवस्थाएं दे रखी है, कितनी? 6। गेहूं जो है इसकी 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। उसके बाद में S C P जो है इन सबकी 3 क्रांतिक अवस्थाएं हैं और जो G M L P M B जो है इनकी 2 क्रांतिक अवस्थाएं हैं और लास्ट में जो G और T है इनकी 1 क्रांतिक अवस्था। यानी कि इसको घटते हुए क्रम में मैंने मैनेज कर दिया है। सबसे पहले ज्यादा वाली गेहूं की 6 है, उसके बाद में ये मैं क्रॉप्स के नाम लिख देता हूं, फसलों के नाम लिख देता हूं।
ये मैं यहां से मिटा देता हूं, आपको फिर से दोबारा बताऊंगा ये वाला। पहले फसलों के नाम लिख देता हूं। डब्ल्यू मतलब व्हीट या गेहूं लिख दिया मैंने। एस जो है वो शुगर केन या गन्ना है। नंबर 2 पे जो फसल है वो अपनी है गन्ना। सी का मतलब जो है कॉटन और यहां पे कपास। पी का मतलब पोटैटो और पी का मतलब जो है पेडी है, यानी कि धान, यहां पे धान। उसके बाद में GML जो है, तो यहाँ पे 3 फसलें दे रखी है साथ में, इनकी क्रांतिक अवस्थाएं सेम ही है। तो जी का मतलब जो है वो ग्राम है, यानी कि चना। उसके बाद में एम का मतलब मस्टर्ड है, यानी कि सरसों। और एल का मतलब जो है लाइन सीड होता है, जिसको अलसी बोलते हैं। हिंदी वर्ड जो उसका अलसी, यानी कि ये 3 फसलें साथ में हैं। उसके बाद में पी जो है, ये पी वर्ड, इसका मतलब है पोटैटो, यानी कि आप सबको पता है पोटैटो किसको बोलते हैं, आलू। ठीक है। उसके बाद में एम जो वर्ड है यहां पे, इसका मतलब है मेज या फिर मक्का। मेज मतलब मक्का। उसके बाद में बी जो है ये बार्ले या फिर जौ के लिए प्रयोग किया है। उसके बाद में लास्ट में जो जी है वो ग्राउंडनट या मूंगफली। और लास्ट में टी जो है वो टोबैको या फिर तंबाकू। ये जो है मैंने फसलों के नाम लिख दिए सारे। यहां पे जो पहले वर्ड जो लिख रखे हैं इंग्लिश वाले, वो इन फसलों के जो भी अंग्रेजी नाम है उन सब का पहला शब्द जो है वो प्रयोग किया है मैंने, ताकि याद करने में आसानी। एक बार जो है यहां पे बता देता हूं आपको दोबारा से। डब्ल्यू यानी कि वीट का डब्ल्यू ले लिया मैंने, जिसका गेहूं हो गया। उसके बाद में एस मतलब शुगर केन और इसका गन्ना हो गया। उसके बाद में सी का मतलब कॉटन और कपास हो गया। उसके बाद में पी मतलब धान जो होता है उसको पेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडी। और चावल जो होता है उसको राइस बोलते हैं। धान जो होता है उसको पेडी बोलते हैं और चावल जो होता है उसको राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे धान है, इसलिए मैंने पेडी का पहला वर्ड क्या है, पी, वो ले लिया। उसके बाद में GML जो है, यहाँ पे 3 फसलें हैं। जी मतलब ग्राम, जिसको चना बोलते हैं। एम मतलब मस्टर्ड, जिसको सरसों बोलते हैं। एल मतलब लाइन सीड, जिसको अलसी बोलते हैं। उसके बाद में पी जो है वो पोटैटो, जिसको आलू बोलते हैं। एम जो है वो मेज, जिसको मक्का बोलते हैं। बी जो है वो बार्ले, जिसको जौ बोलते हैं। इसके बाद में जी जो है ये ग्राउंडनट, जिसको मूंगफली बोलते हैं। और लास्ट में टी जो है वो टोबैको, जिसको तंबाकू बोलते हैं। ये फसलों के नाम हो गए सारे। अब इन सब की जो है क्रांतिक अवस्थाएं करेंगे अपन, कि इनकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है। इनकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो मैंने आपको क्रम बताया था। सबसे पहले ऊपर ज्यादा वाला ले रहे हैं अपन, गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। कितनी, यहां पे लिख देता हूं 6। ये जो 3 फसलें हैं गन्ना, कपास, धान, इनकी 3 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। लास्ट में जो है चना, सरसों, अलसी, आलू, मक्का और जौ जो है, इनकी 2 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। और लास्ट वाली जो 2 फसलें हैं इनकी 1 क्रांतिक अवस्थाएं। अब ये क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है ये यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। गेहूं की जो है 6 क्रांतिक अवस्थाएं, गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्थाएं है कौन कौन सी। नंबर 1 पर है शीर्ष जड़े जमते समय। शीर्ष
जड़े जमते समय, ध्यान से देखना, पहली क्रांतिक अवस्था है गेहूं की शीर्ष जड़ें जमते समय, जिसको CRI भी बोलते हैं। पहली जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं शीर्ष जड़ें जमते समय, जिसको CRI बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कि शीर्ष जड़ें जमते समय पहली क्रांतिक अवस्था होगी। उसके बाद में नंबर 2 पे है कल्ले निकलते समय। दूसरी क्रांतिक अवस्था है कल्ले निकलते समय। नंबर 3 पे है गांठें बनते समय। तीसरी जो है वो गांठें बनते समय। नंबर 4 पे है बालियां बनते समय। बालियां बनते समय। नंबर 5 पे है दाने की दूधिया अवस्था पर। इसको जो है सीधा दूधिया अवस्था पर लिख सकते हैं, दूधिया अवस्था पर। और लास्ट में नंबर 6 पे है दाना या दाने जो है पकते समय। मैंने कहा कि वीट या गेहूं जो है उसकी 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। 6 जो है मैंने यहां पे नोट कर दी। पहली की जो है शीर्ष जड़ें जमते समय, जिसको CRI भी बोलते हैं। अगली जो है नंबर 2 पे कल्ले निकलते समय। उसके बाद में नंबर 3 पे जो है गांठें बनते समय। नंबर 4 पे जो है बालियां बनते समय। नंबर 5 पे जो है दूधिया अवस्था पर। और नंबर 6 पे जो है वो दाने पकते समय। 6 क्रांतिक अवस्था बताइए आपको, वो सारी 6 मैंने यहाँ पे नोट कर दी। सारी क्रम से हैं, एक बार मैं नोट कर देता हूं सारी क्वेश्चनों की, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे है गन्ना। अब ये जो जोड़ा है SCP का, इनकी कितनी थी अवस्थाएं हैं क्रांतिक अवस्थाएं? 3 थी। तो इन सबकी 3 क्रांतिक अवस्थाएं जो है सबसे पहले इसकी देखते हैं। गन्ना की नंबर 1 पे जो है क्रांतिक अवस्था है अंकुरण के समय। अंकुरण के समय पहली क्रांतिक अवस्था है। नंबर 2 पे है कल्ले निकलते समय। और नंबर 3 पे है बढ़वार के समय। गन्ने की मैंने 3 क्रांतिक अवस्था बताई, अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय। उसके बाद में कपास है। कपास में जो है नंबर 1 पे है डोडे वाली शाखाएं बनते समय। डोडे वाली शाखाएं बनते समय। नंबर 2 पर है फूल आते समय। और नंबर 3 पर है डोडे बनते समय। कपास की 3 हो गई, डोडे वाली शाखाएं बनते समय, फूल आते समय और नंबर 3 पे है डोडे
बनते समय। उसके बाद में नंबर 4 पे जो है अगली फसल धान। धान की भी कितनी अवस्था है? 3। तो धान में जो है नंबर 1 पर है कल्ले फूटते समय। कल्ले फूटते समय। नंबर 2 पे है फूल आने से पहले। और नंबर 3 पे है फूल आते समय। धान की भी 3 हो गई, कल्ले फूटते समय, फूल आने से पहले और फूल आते समय। उसके बाद में अगली फसलों का जोड़ा आ गया अपने 2-2 क्रांतिक अवस्था। कितना? 2-2 क्रांतिक अवस्थाओं वाला। तो इसमें पहले जो फसलें दे रखी है चना, सरसों और अलसी। चना, सरसों और अलसी, इनकी क्रांतिक अवस्था कितनी होगी? 2। तो इसमें जो है नंबर 1 पे है फूल आने से पहले और दूसरी क्रांतिक अवस्था है फलियां बनते समय। फलियां बनते समय। ये जो तीनों फसलें हैं इसमें चना, सरसों, अलसी, इन तीनों की जो है 2 ही क्रांतिक अवस्थाएं हैं, यानी कि फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। उसके बाद में आगे आ गया आलू। आलू की भी 2 क्रांतिक अवस्थाएं होगी। तो नंबर 1 पे है अंकुरण के समय। अंकुरण के समय। और नंबर 2 पे है कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था। कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था पर। ठीक है, आलू की भी 2 होगी, अंकुरण के समय और 1 है कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था पर। उसके बाद में अगली फसल है मक्का। मक्का की भी 2 होगी। नंबर 1 पर है नर मंजरी। बनते समय और दूसरी है भुट्टे बनते समय। नरमंजरी बनते समय और भुट्टे बनते समय 2 क्रांतिक अवस्था किसकी है? मक्का की। उसके बाद में अगली फसल है जौ। इसकी भी 2 क्रांतिक अवस्थाएं होगी। तो नंबर 1 पे है बुआई के 30 दिन बाद। बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी है दाने भरते समय। जौ की जो फसल है इसकी 2 क्रांतिक अवस्थाएं लिखा दी मैंने। बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी है दाने भरते समय। उसके बाद में फसलों का अगला जोड़ा आ गया जिनकी 1-1 क्रांतिक अवस्थाएं होगी। और इसमें कितनी फसलें? 2, मूंगफली और तंबाकू। मूंगफली की जो क्रांतिक अवस्था है वो है सुइयां बनने से लेकर सुइयां बनने से लेकर मूंगफली बनना शुरू होने तक।
यानी कि मूंगफली वाली जो फसल है इसकी एक क्रांतिक अवस्था दे रखी है, सुइयां बनने से लेकर मूंगफलियां बनना शुरू होने तक जो है इसमें सिंचाई करनी है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। और लास्ट में है तंबाकू, इसकी भी एक क्रांतिक अवस्था है और वो कौन सी है, चुटाई के समय। चुटाई जो इसको चुटाई के समय टोपिंग बोलते हैं। चुटाई का मतलब इसको इंग्लिश में जो है टोपिंग बोलते हैं। होता क्या है कि मान लो ये वाला तंबाकू का पौधा है, अब शुरुआत में जो है इसकी हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद में जो है जो इसकी टर्मिनल बड है, यानी कि जिसको शीर्ष कलिका बोल सकते हो आप, शीर्ष कलिका, इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। यानी कि ऊपर वाली जो कलिका है जिसकी वजह से पौधे की ऊंचाई बढ़ती है, यदि उसको कुछ समय के बाद में तोड़ देंगे तो पौधे की जो ऊंचाई बढ़ती है वो बंद हो जाएगी और जो पौधे की ऊर्जा है वो डाइवर्ट होगी नीचे की तरफ। तो इसकी जो इस तरफ वाली शाखाएं हैं वो ज्यादा निकलेगी, इस तरफ वाली जो शाखाएं हैं वो ज्यादा निकलेगी। तो ज्यादा इस तरफ वाली शाखाएं निकलेगी तो पत्तियां भी ज्यादा लगेगी और तंबाकू को जो उपज है वो क्या है, पत्तियां ही तंबाकू की उपज होती है। इसलिए जितनी ज्यादा पत्तियां निकलेगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो है वो सारी क्रांतिक अवस्थाएं मैंने फसलों की नोट कर दी।